नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 12th सीरीज़ का चैप्टर 6, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। और ये जो यूनिट है, ये 3rd यूनिट है हमारी चैप्टर की, द्वितीयक क्रियाएं की। यूनिट 3rd है और चैप्टर हमारा 6 है। हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी। 12th क्लास की हमारी सीरीज़ चली हुई है, जिसमें हमने पूरी के पूरे जितने भी हमारे चैप्टर है, 10 चैप्टर जो हमारे 12th क्लास में आते हैं, वो हम अपने सीरीज़ में कर रहे हैं। और आज हम अपने 6 चैप्टर पर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ज्योग्राफी अलर्ट पर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। तो द्वितीयक क्रियाएं जानने के लिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जानने के लिए हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर 5th नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या मेरे चैनल ज्योग्राफी अलर्ट पर भी जाकर देख सकते हो। चैप्टर 5th प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और अब हम देखते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं में हमने जाना था कि कृषि से संबंधित जितने भी कार्य थे, वो हमारे प्राथमिक क्रियाओं में आ रहे थे, जिसका पर्यावरण से सीधा संबंध था। पशुओं से संबंधित जितने भी कार्य थे, वो हमारे प्राथमिक क्रियाओं में आ रहे थे। और उसके बाद हम खनन की जो प्रक्रियाएं थी, वो भी हमारी पर्यावरण से संबंधित थी और प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वो भी आती थी। लेकिन ये जितनी भी क्रियाएं थी, इनसे हमें क्या मिल रहा था, ये आप लोग बताइए। तो इनसे मिल रहा था हमें कच्चा माल। उसी कच्चे माल को क्या करना है, उसी का रूप बदलकर हमें क्या बनाना है, एक मूल्यवान वस्तु बनाना है, जो हमारी कहलाएगी द्वितीयक क्रियाएं। अभी भी आप लोगों को मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। कच्चा माल हमें प्राथमिक क्रियाओं से मिल रहा है, मूल्यवान वस्तु बन रही है, वो भी व्यक्तियों के लिए ही बन रही है। लेकिन जो बीच में रूप बदलने का जो कार्य किया गया, जो भी प्रोसीजर यहाँ बीच में चला, वो हमारा कहलाएगा द्वितीयक क्रियाएं। वो क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाएगा, जो प्रोसीजर हमारी रूप बदलने में लगी है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। अब हम देखते हैं कि विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण का मतलब है कि वस्तु का उत्पादन करना। वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कच्चे माल से रूप परिवर्तन कर कर उसको मूल्यवान वस्तु बनाना, वो हमारा कहलाएगा। बीच में रूप बदलने का मतलब है कि उसमें वस्तु का उत्पादन करना, उसको रूप बदल कर उसका निर्माण करना और उसको एक मूल्यवान वस्तु बनाना। इसमें क्या है, किसी भी वस्तु का उत्पादन है, हस्तशिल्प कार्यों से लेकर लौह इस्पात को गढ़ना, जितनी भी हमारी लौह से संबंधित है। लौह हमें कहाँ से मिलता है, खनन के द्वारा मिलता है। तो उसको क्या करना है, उसको गढ़ना, उसको पिघलाकर उसका रूप परिवर्तन करना। प्लास्टिक के खिलौने बनाना, ये भी हमारा क्या है, प्राथमिक क्रियाओं से जो हमें मिला प्लास्टिक वगैरह, उसका रूप परिवर्तन किया। कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान इत्यादि सभी का उत्पादन का निर्माण करना इसके अंतर्गत आता है। विनिर्माण का मतलब है कि किसी भी वस्तु का या कच्चे माल का निर्माण करना, उसका रूप बदलकर उसका निर्माण करना हमारा क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे विनिर्माण जो होता है, उसकी पूरी प्रोसीजर दे रखी है कि शक्ति का उपयोग किया जाता है। एक ही वस्तु का विशाल उत्पादन कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों के द्वारा उसका वस्तु का उत्पादन किया जाता है। शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों के द्वारा जो है साधनों का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग करने के बाद जितना भी निर्माण कार्य किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक क्रियाओं के अंदर आता है। और वो हमारा कहलाता है विनिर्माण। क्या हमें दे रखा है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली निर्माण की विशेषताएं बताइए।
कि कौन कौन सी वर्तमान में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। कौशल का विशिष्टीकरण, जो हमारी फर्स्ट जो विशेषता है वो है कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन की विधियाँ। तो ये जो दोनों वर्ड है ये हमारे अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि शिल्प के तरीके क्या होते हैं, कि शिल्प के तरीके में कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। जो हमारे शिल्प से संबंधित होते हैं उसमें थोड़ा सामान क्या है उत्पादित किया जाता है, और वो भी आदेशानुसार किया जाता है, और उसकी लागत ज़्यादा होती है और उसकी कीमत भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कि हमारी क्या है शिल्प के तरीके हैं जो हमारे कारखाने में बनाए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। जबकि उत्पादन शब्द जो हमारा होता है या उत्पादन का जो संबंध होता है, जब उत्पादन की बात होती है तो उत्पादन क्या होता है हमारा बड़े पैमाने पर होता है। माना जाता है कि बड़े पैमाने पर माना जाता है कि बड़े पैमाने पर हम कैसे करते हैं उत्पादन किया जाता है। कारीगरों की जो आवश्यकता होती है वो भी ज़्यादा होती है इसमें, और हमारी जो उत्पादन होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और निरंतर ये कार्य चलता रहता है, तो वो हमारा कहलाता है उत्पादन। उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हाथों से बनाना, लेकिन अब क्या है यंत्रों का प्रयोग किया जाता है सामान बनाने के लिए। तो विनिर्माण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को बनाना, यंत्रों के द्वारा बनाना या हाथ के द्वारा बनाना, तो वो हमारा कहलाता है विनिर्माण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा का पूरा बॉक्स में दे रखा है कि उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। अब हम देखते हैं यंत्रीकरण। यंत्रीकरण क्या होता है कि यंत्रीकरण से तात्पर्य होता है कि कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। बेसिकली मैकेनिज्म जो होता है मशीनों का प्रयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। हम कारखाने में क्या कर रहे हैं, कारखाने में खाने में किसका प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा। कारखाने में स्टूडेंट हाथ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यंत्रीकरण ये जो हमारी अवस्था होती है ये विकसित अवस्था होती है, और उसमें हर जितना भी कार्य किया जाता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारा कहलाएगा यंत्रीकरण। अब हम देखें कि प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है खोज करना, नई नई शोध के द्वारा क्या करना है, खोज करना, जिससे कि विकास ज़्यादा हो, प्रदूषण कम हो, और हमारे विनिर्माण की गुणवत्ता को भी नियंत्रण कर सके, और अपशिष्ट निस्तारण जितने भी हमारे प्रदूषण से संबंधित उनको नियंत्रण किया जा सके प्रौद्योगिकी के द्वारा, वो हमारा कहलाता है प्रौद्योगिकी नवाचार, नई नई खोज करना टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि संगठनात्मक ढांचे एवं सशक्तिकरण क्या होता है। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं बताई गई है कि एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र होना चाहिए, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं सक्षम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत में अधिक माल की उत्पादन करना। बिल्कुल, अत्यधिक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, और कम लागत के द्वारा अधिक माल का उत्पादन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आधुनिक निर्माण की अगर विशेषता की बात करते हैं तो अधिक पूंजी की इसमें क्या आवश्यकता होती है, बड़े संगठन की भी आवश्यकता होती है, और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की भी इसमें क्या है विशेषताएं होती है। किसकी होती है, ये हमारे आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अनियमित भौगोलिक वितरण क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। अनियमित भौगोलिकरण का मतलब होता है कि आधुनिक निर्माण का मुख्य जो संकेंद्रण है वो कुछ ही स्थानों पर होता है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे निर्माण संबंधी उद्योग होते हैं उनका संकेंद्रण एक ही स्थान पर होता है, एक ही स्थान पर वो केंद्रीकृत होते हैं। अगर विषयों की बात करते हैं तो विषयों के 10% से भी कम भाग पर, अगर विषयों को 100% माना जाए
तो से भी कम प्रतिशत क्षेत्र पर क्या है हमारे ये जो क्षेत्र है ये पाए जाते हैं, इससे भी कम भूभाग पर इनका विस्तार पाया जाता है। और ये जो देश होते हैं जहाँ पर हमारे उद्योगों का केंद्रीकरण होता है, संकेंद्रण होता है, वहाँ पर क्या है वो देश आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है। आर्थिक रूप से कैसे होता है, उनके पास विनिर्माण के उद्योग है, तो वहाँ पर क्या है धन की वो उपलब्धता ज़्यादा होती है, और धन की उपलब्धता जहाँ पर ज़्यादा होती है तो शक्ति भी वहीं पर होती है, राजनीतिक शक्ति भी का भी केंद्र वो बनते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है देश शक्तिशाली भी बनता है। और जो जिस देशों में संसाधन नहीं होते, आधुनिक निर्माण का मुख्य संकेंद्र नहीं होता, वो जो देश होते हैं वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं और राजनीतिक रूप से भी वो पिछड़े हुए होते हैं, और कमज़ोर देश वो कहलाते हैं, अविकसित देश वो कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बोला गया है, कि उदाहरण दिया गया है हमें अमेरिका की मक्का पेटी के बारे में बोला गया, और उसमें बोला गया है कि 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है 4 बड़े फार्म होते हैं, मतलब किसान के 4 बड़े फार्म होते हैं, और उसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें से 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है। मतलब 4 बड़े फार्म होते हैं और उसमें 10 से 20 श्रमिकों का उसमें कार्य करते हैं, और भरण पोषण जो होता है वो होता है 50 से 100 मनुष्य का, उसमें सिर्फ भरण पोषण होता है। लेकिन वहाँ पर अगर कारखाने का निर्माण कर दिया जाए या कारखाने बना दिए जाए तो वहाँ पर हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, उनका भरण पोषण होगा। तो ये इसमें कहने की बोल रखा है कि बहुत ही विषयों में अनियमितता है, भौगोलिक अनियमितता है, जिसके कारण देशों का विकास नहीं हो पा रहा या उद्योगों का निर्माण नहीं हो पा रहा। इससे फिर उन्होंने बोला कि उद्योग क्या अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर लागत कम आए। ये भी हम देखेंगे कि ये क्या बोल रखा है, लागत कम आए, तो इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में बोल रखा है, कि उद्योगों की स्थिति को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है बाजार तक अभिगम्यता। बाजार की अभिगम्यता का मतलब क्या होता है, मार्केट तक माल को पहुंचाना। जो हमने कच्चे माल से रूप बदल कर उसका निर्माण किया है, उसको हमें क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, उसके लिए हमारे पास एक अच्छा बाज़ार होना चाहिए, विश्व बाज़ार होना चाहिए, जिसमें हम अपनी वस्तुओं को, माल को के उपलब्ध बाज़ार का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाज़ार का होना, एक ऐसे बाज़ार का होना जहाँ पर उन चीज़ों की मांग हो, वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बाज़ार तक अभिगम्यता होनी बहुत ही ज़रूरी बाज़ार है, वहाँ तक माल की अभिगम्यता मतलब पहुँचना। उद्योगों के लिए ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा बाज़ार होना चाहिए कि उस वस्तु की वहाँ पर मांग हो, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ जो निवासी है वो उसको खरीदते हो। तो ये इसमें बोला गया है। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर कम जनसंख्या रहती है, छोटे बाज़ार होते हैं, बाज़ारों से युक्त होते हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे जो क्षेत्र है ये हमारे वृत्त वैश्विक बाज़ार होते हैं। मतलब यहाँ पर उद्योगों की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है, यहाँ पर क्रय क्षमता भी अधिक होती है, और हमारे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो हमारे घनी पॉपुलेशन वाले जो प्रदेश है वहाँ पर भी क्या है बाज़ार उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर भी उद्योगों से बना हुआ माल जो होता है या वस्तु जो होती है उनकी भी मांग ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिकली जनसंख्या भी वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वस्तु की मांग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, बाज़ार हमारा होना चाहिए, और बाज़ार में भी क्या है कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वस्तु की मांग होनी चाहिए, जो उद्योगों में माल बन रहा है उस वस्तु की मांग बाज़ार में होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, स्थानीय लोग उसको खरीद सके, ऐसी उसकी
कीमत होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे बाज़ार पर ही निर्भर करती है और ये हमारे कहीं ना कहीं उद्योगों को भी प्रभावित कर रहा है। बाज़ार, अगर बाज़ार में की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग उस चीज़ को ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर हमारे बाज़ार क्या कर रहा है, हमारे उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता भी क्या है, कहीं ना कहीं उद्योगों को प्रभावित कर रही है। वो कैसे प्रभावित कर रही है वो हम देख लेते हैं कि कच्चे माल अपेक्षाकृत सरल एवं सस्ते परिवहन योग्य होने चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा कच्चा माल है, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है, जहाँ से हमें रूप बदलना कर उसको मूल्यवान वस्तु बनाना होना होता है, तो वो सस्ता एवं सरल होना चाहिए और परिवहन योग्य ज़रूर होना चाहिए, हमें आसानी से मिल सके। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि भारी वजन सस्ते मूल्य पर एवं वजन घटने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप होते हैं। बिल्कुल, मालों का वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उन उद्योगों को किसके समीप होना चाहिए, कच्चे माल के समीप होना चाहिए, जिनका वजन ज़्यादा होता है और वजन बनाते समय उनका वजन घट जाता है, तो उनको क्या होना चाहिए, उद्योगों के समीप होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्पात में क्या होता है कि उनको गला कर उसको पिघलाया जाता है और फिर उसको निर्माण किया जाता है, तो उसमें भी क्या है, हमारे कच्चे माल में वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसे मूल्यवान वस्तु बनाते हैं तो उसकी जो वज़न है वो थोड़ा घट जाता है, तो वो भी हमारे क्या है, समीप। इसी वजह से हमारे कच्चे माल के स्रोत के समीप ही हमारे उद्योग होने चाहिए। चीनी, सीमेंट उद्योग, ये हमारे जितने भी उद्योग हैं ये यहाँ पर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या है, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता भी क्या है, हमारे उद्योगों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है ये हम देखते हैं। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक होता है। बिल्कुल, अगर उद्योगों की स्थापना करनी है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक तो पॉपुलेशन हमें सस्ती मिलनी चाहिए उद्योगों के लिए, और एक कुशल हमारी जो है श्रमिक होने चाहिए। कुशल श्रमिक भी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिनको उस काम के बारे में पता हो, वो भी होना चाहिए। और आजकल क्या है, यंत्रों का प्रयोग भी ज़्यादा होने लग गया है, लेकिन यंत्रों को चलाने के लिए भी मनुष्य की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो वो क्या होनी चाहिए, हमारी पहुंच होनी चाहिए उद्योगों तक। तो हमारे उद्योगों की अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पर श्रम पहुंच सके। कहीं ना कहीं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भी हमारी श्रम की आपूर्ति क्या होती है, प्रभावित करती है, प्रमुख कारक बनकर आती है। तो वो हमारा होता है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता होनी जरूरी होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधन क्या होते हैं, जिनसे उद्योगों को चलाया जाता है। उद्योगों को चलाया जाता है मतलब वे साधन जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयले क्या है, हमारी प्राचीनतम साधन है, शक्ति का साधन है, जिससे क्या किया जाता है, हमारे उद्योगों को चलाया जाता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो जहाँ पर कोयले की मात्रा होती है वहाँ पर आप लोगों को बहुत से उद्योग मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शक्ति के जो साधन होते हैं वहाँ पर जिसमें शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वे उद्योग हमारे होते हैं। शक्ति के साधनों तक उनकी पहुँच होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो हमारे क्या है, उसको प्रभावित कर रही है। तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग में क्या है, हमारे उद्योगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, अभिगम्यता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा आता है परिवहन एवं संचार की सुविधा की अभिगम्यता। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है ये निकल कर आता है। जो
फैक्ट जो हमें उद्योगों को प्रभावित करता है, हमारे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रीवेनिम संचार की अभिगम्यता होनी चाहिए, प्रीवैन की पहुंच होनी चाहिए। कच्चे माल को ले जाने के लिए, कच्चे माल को उद्योगों तक ले जाने के लिए और उद्योगों से बाजार में आने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी प्रीवेंस सुविधा होनी चाहिए, जिससे एक अच्छा औद्योगिक विकास हो सके। इसमें बोलने का तात्पर्य ये है। और संचार की सुविधा न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी में संचार की सुविधा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सरकारी नीति। सरकारी नीति भी कहीं ना कहीं उद्योगों को प्रभावित करती है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करती है। कैसे करती है ये हम देख लेते हैं। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार पारदर्शी नीति अपनाती है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा रीजनल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित आर्थिक विकास हो सके और विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जा सके। अगर अलग अलग अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता है, संतुलित आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। उद्योगों के मध्य संबंध का मतलब है कि अलग अलग उद्योग होते हैं, उनका आपस में क्या होता है, एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन बनाया जाता है, जैसे कार का निर्माण किया जा रहा है, किसी भी इलाके में कार का निर्माण किया जा रहा है, तो कार के निर्माण में टायर कहीं और से मिल रहा है, या और जो कलपुंज वगैरह होते हैं कार को बनाने के लिए, तो वो और कहीं से मिल रही है। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है कार का, अलग अलग छोटे छोटे उद्योगों से निर्भर होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका एक दूसरे से संबंध होता है और फिर जाकर कार का निर्माण होता है। तो उनका क्या है, एक दूसरे से संबंध होता है, उद्योगों के मध्य संबंध होता है। किसी को किसी वस्तु की ज़रूरत होती है तो बड़े उद्योगों के पास क्या है, वो छोटे छोटे उद्योग क्या है लगे हुए होते हैं, और जिनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंध होता है। इनका बड़े उद्योगों का छोटे उद्योगों से होता है और छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों से संबंध होता है। तो ये इसमें बोला गया है। ओके स्टूडेंट, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता मतलब समूह में काम करने की, इनमें लाभ कमाने की एक विशेषता होनी चाहिए, नहीं तो ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। स्वच्छंद वो है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ये हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। जल्द ही हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है विनिर्माण उद्योगों की, उनके बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार में इनको बांटा गया है, कितने वर्गीकरण किया गया है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।